हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबके प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो चुके होंगे, आपके पेपर खत्म हो चुके होंगे और आपने एनालाइज कर लिया होगा क्या आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, है ना, और कहाँ पे आपको अब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम अपने प्रैक्टिस सेशन नंबर 12 पे चलते हैं। आज हम सोल्व करेंगे सैम्पल पेपर। ठीक है, साइंस का सैम्पल पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब ये 10 सैम्पल पेपर आएंगे, तो मेक श्योर आप ये 10 के 10 सैम्पल पेपर ज़रूर लगा लें। मैथ्स के भी आएंगे और साइंस के भी आएंगे। ठीक है, तो सैम्पल पेपर ज़रूर सोल्व करना। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो वीडियो शेयर नहीं कर रहा है वो वीडियो शेयर कर दो। तो चलो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, MCQ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द रिएक्शन शोन इन द गिवन इमेज। तो ये आपकी क्या है, NCERT की एक्टिविटी है। डाइल्यूट H2SO4 में H2SO4 डाला हुआ है जिंक ग्रैनुअल्स के ऊपर। जब आपको भी पता है, जब आप रिएक्शन कराते हो जिंक की H2SO4 के साथ, तो क्या होता है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। तो यहाँ पे हीट भी निकलती है, मीन्स ये फ्लास्क क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फ्लास्क क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, एक तो गैस निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी नहीं, चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल सही, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बोथ चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये क्या है। तो भैया इसमें क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ से Ba2 प्लस और Cl माइनस था, यहाँ से Na प्लस और SO4 2 माइनस था। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल गया। तो ये क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। इसमें क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और साथ के साथ अब ये जो BaSO4 है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का भी है। तो प्रेसिपिटेट देख लेते हैं क्या बनता है या नहीं। इस रिएक्शन में BaSO4 क्या रहता है, एक PPT रहता है ना, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा मेरे को कमेंट करके बताओ, ये BaSO4 जो बैरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट बनी है, ये किस कलर की होती है। ठीक है, कलर इसका कमेंट करो इस। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ प्रेसिपिटेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बच्चा। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटो। टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, टमाटर में सबसे ज़्यादा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। सिंपल सा आंसर है। देखो हम ये जो एसिड हम बात करते हैं ना कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ये हम उस एसिड की बात करते हैं जो मेजरली प्रेजेंट है। अब टमाटर के अंदर और भी एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड भी होता है, स्कोर्बिक एसिड भी होता है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा का ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सॉफ्ट सोप्स। देखो सॉफ्ट सोप्स कौन सी होती है, दो तरह की सोप्स होती हैं, एक सॉफ्ट, एक होती है सॉफ्ट मतलब जो आप नहाने में यूज़ करते हो, एक होती है हार्ड सोप। देखा होगा आपने कपड़े धोने के लिए, ठीक है, या डिश वॉश के लिए जो यूज़ होती हैं वो हार्ड सोप्स होती हैं। सॉफ्ट सोप्स कौन सी होती है, जो पोटेशियम के सोल्ट्स होते हैं। पोटेशियम से जो सोप्स बनी हुई हैं, ठीक है, वो जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, पोटेशियम सोल्ट्स। फिर हार्ड कौन सी होती हैं, जो सोडियम से बनी हुई हैं। सोडियम सोल्ट्स जो होते हैं वो आपकी क्या होती हैं, हार्ड सोप्स होती हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमसे यहाँ पे सॉफ्ट पूछा हुआ है, तो सॉफ्ट कौन सी होंगी, पोटेशियम सॉल्ट्स। क्लियर है, तो दो तरह की सोप्स होती हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलो, टेक 3 बॉइलिंग ट्यूब्स, ये आपका फिर से एक्सपेरिमेंट वाला है ना। पोर सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। बी में हमने क्या डाल दिया, बॉइल्ड वाटर डाला है, और ऊपर एक लेयर लगा दी है ऑयल की, मतलब ऊपर ऑयल भी डाल दिया है यहाँ पे। और सी में क्या डाला है, ठीक है, टेक सम आयरन नेल इन टेस्ट ट्यूब सी एंड पुट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन इट एंड कोक, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। यहाँ पे अब एयर है, वाटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कह रहे हैं इनमें से किस में रस्टिंग होगी। तो भैया रस्टिंग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रस्टिंग कब होती है। तो पहले रस्टिंग के लिए हमारी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रेजेंस में ही आयरन पे क्या लगता है, रस्ट लगता है, जंग लगता है। तो देख लेते हैं, अब एयर भी है यहाँ पे, वाटर भी है, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन गैस आ गई, वाटर से वाटर मॉलिक्यूल आ गई, तो यहाँ पे रस्ट लगेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बॉइलिंग वाटर में आपका H2O तो आ गया, ठीक है, मीन्स आपका पानी में से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है बॉइलिंग वाटर में, कम हो जाती है। और ऊपर से लगा दिया अपने ऑयल, अब ऑयल ऊपर से जो ये गैसेस हैं वो यहाँ पे डिजोल्व नहीं हो पाएंगी ऑयल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बॉइल्ड वाटर है ओनली, ठीक है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास O2 नहीं है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे आपकी एयर थी और साथ में रख दिया एनहाइड्रस CaCl2। अब एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है भाई, एयर से सारा का सारा मॉइस्चर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे O2 है, वाटर वेपर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ किस में जंग लगेगा, टेस्ट ट्यूब ए में ही आयरन नेल पे क्या लगेगा, जंग लगेगा। ये आपकी एक्टिविटी भी है, ठीक है, और ये हमने किया भी हुआ है। नोट्स में जाके आप देखना, तो नोट्स आपने डाउनलोड कर ही रखे होंगे, आप सबको पता है नोट्स कहाँ से डाउनलोड होते हैं, है ना। ये सेशन भी आपको वहीं पे PDF मिल जाएगी, इसको ध्यान से रखना, 10 के 10 सैम्पल पेपर संभाल के रखना और इनको सोल्व करते रहना टाइम टू टाइम। विच ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, कौन सा ऑक्साइड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। अब ब्लू को रेड कौन करते हैं, एसिड्स, एसिड ही क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब यहां पे ऑक्साइड है, कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, है भैया, कौन से ऑक्साइड जो होते हैं आपके एसिडिक होते हैं, नॉन मेटेलिक, वेरी गुड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो हमें यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स देखने हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा है, सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है, NO2 ये नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। तो आंसर क्या आएगा, AND, ऑप्शन नंबर A। सिंपल सी चीज़ थी, एसिड पूछा हुआ है और नॉन, यहाँ पे एसिड के ऑक्साइड्स मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक नेचर रखेंगे, और एसिड ही हमारे ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड हैविंग विद अ फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेन ऑन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो भैया नाम से ब्यूटेन ऑन, अब ये चीज़ बड़े तरीके से कराई है, लास्ट में क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, और ये किसके लिए लगता है, जब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। और कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑन लगता है, कीटोन, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑन लगता है, कीटोन। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है AN, ये क्या है आपका प्राइमरी सफिक्स, ये क्या है आपका प्राइमरी सफिक्स, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, रेड थोड़ा सा देखने में ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो ये लो भाई वाइट कलर से लिखते हैं इसको। प्राइमरी सफिक्स होता है ये,
ये किसके लिए लगता है? ये आपका बॉन्ड बताता है कि ये एल्केन है, सॉरी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, अब यहां पे एन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या लगता है? आइन लगता है। अब हमारा यहाँ पे ए एन लगा हुआ है, ए एन किसके लिए? सी सी सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें जो कार्बन होंगे उनके सब में क्या होगा? क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये जो है ब्यूट, ये किसके लिए लगता है? ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको एक बार फिर से नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन कर दिया है, और हमारा आंसर तो यहीं से आ गया था पहले ही। क्या है? कीटोन, है ना? कौन सा ग्रुप है? कीटोन। और कीटोन को कैसे लिखते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, ये चीज़ है ना, या इसको सी ओ लिख दो। कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ गया था, आपने इतना टाइम नहीं लगाना, लेकिन आपको और भी डिटेल्स पता होनी चाहिए जब हम सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट में आ सकता है कुछ वैसा क्वेश्चन। इन एन excretory system of human beings, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and water are selectively reabsorbed। ठीक है ना, जब यूरिनेशन बनता, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तब ये सब चीज़ें भी निकल जाती हैं, लेकिन ये दोबारा से क्या होती हैं? रीएब्जॉर्ब होती हैं। रीएब्जॉर्ब कहाँ पे होती है? यूरेटर में होती है, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, या नेफ्रॉन में? डायरेक्ट आंसर है नेफ्रॉन में होती है ना भाई? इसका तो डायरेक्ट है कि नेफ्रॉन में होती हैं। तो ये सब तो आपने पढ़ाई है बायो में, सिंपल थ्योरी। द जेनोटाइप फॉर द हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हाट कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम दिस? जो जेनोटाइप है हाइट के लिए किसी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं? द अलील्स फॉर द हाइट हैज़ एटलीस्ट 2 डिफरेंट जीन्स। जीन्स तो 2 नहीं है, यहाँ पे हाइट के लिए ही एक जीन की बात हो रही है, तो जीन तो क्या है? एक है ना? जीन कितने हैं यहाँ पे? एक ही है, जीन तो एक है। कौन सा है? हाइट वाले जीन की बात हो रही है, हाइट की डिस्कशन हो रही है, तो हाइट का ही जीन होगा, कलर का तो जीन आएगा नहीं, एक ही जीन है। तो ये तो हो गया हमारा गलत। देर आर एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलील्स फॉर द जीन फॉर हाइट। हाइट के जीन के लिए 2 एलील्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, है ना? इसके पास अब क्या होता है? डाइप्लॉइड्स होते हैं हमारे सेल्स जो होते हैं, सारे सेल्स ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? डाइप्लॉइड होते हैं। मतलब हाइट के जीन की जो कॉपी मिलेंगी वो हमारे कितने क्रोमोसोम होंगे? उसके 2 क्रोमोसोम होंगे, है ना? अब यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी हो, यहाँ पे क्या हो? स्मॉल टी हो। अब एक ही जीन की, ये दोनों के दोनों किसके जीन हैं? हाइट के ही जीन हैं, उनके 2 डिफरेंट वर्जन हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलील्स बोला जाता है उन्हीं को, है ना? उन्हीं को अलील बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। देर इज अ 1 अलील फॉर हाइट विद 2 डिफरेंट फॉर्म। एक अलील है हाइट का 2 फॉर्म के साथ, नहीं, एक जीन है हाइट का, वो 2 फॉर्म में है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हम अलील बोलते हैं। तो ये गलत हो गया। देर आर 2 डिफरेंट जीन फॉर हाइट, नहीं, एक ही है, ये तो ऐसे ही काट दो। तो डिटेल समझ आ गई आपको कैसे हमने आंसर किया है? क्योंकि कई बार बच्चों को ये हो सकता है कि बायो में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है ना? लेकिन अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखो। जीन एक, हाइट का जीन एक ही होगा। अब वो उसके 2 अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे जो सेल्स हैं एक्सेप्ट गैमेट सेल्स, वो क्या होते हैं? डाइप्लॉइड होते हैं, है ना? उनकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। तो चलो नेक्स्ट, एट वट स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वुमन सेड टू बी फर्टाइल? अब कब होता है फर्टाइल भैया? जब ओव्यूलेशन हो, है ना? जब क्या हो? ओव्यूलेशन हो, एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, तब क्या होता है? फर्टाइल होता है। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली चीज तो यहीं पे पढ़ लेना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्लियर? तो चलो भाई, ह्यूमन फीमेल पोजेस होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स।
होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। होमोमॉर्फिक, अब फिर से स्टेटमेंट्स आ गई हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं होमोमॉर्फिक के आपको बताता हूँ। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर तो होमोमॉर्फिक ही होते हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी कह रही है, कौन से होते हैं फीमेल में? एक्स एक्स, ये दोनों सेम ही तो हैं, तो ये बात तो ठीक है। मेल पोजेस होमोगेमेटिक सेक्स क्रोमोसोम, होमोगेमेटिक, मेल के अंदर होमोगेमेटिक होता है, होमोगेमेटिक। अरे मेल के अंदर जब तुम गैमेट्स बनाते हो, क्या वो दोनों सेम बनते हैं? सेम तो नहीं बनते। एक एक्स बनता है, एक वाई बनता है जब आपने क्रॉस कराया होगा, है ना? सेक्स डिटर्मिनेशन में जब आपने ह्यूमंस में क्रॉस कराया होगा कि बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा, तो होमोगेमेट में मेल में कितने तरह के क्रोमोसोम बन रहे हैं? 2 तरह के बन रहे हैं, तो वो होमो थोड़ी हुए, हेट्रो हुए ना। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है पढ़ना? ह्यूमन फीमेल प्रोसेस हेट्रोगैमेटिक सेक्स और भैया सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोगैमेटिक कैसे हो सकते हैं जब उनके पास कौन सा होगा? एक्स और एक्स होगा, है ना? तो ये रोंग है, ये भी रोंग है। तो यहाँ पे सेम हो रहे हैं। होमोगेमेटिक आ सकता था, यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक कर दिया। ह्यूमन मेल पोजेस होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल पे होमोमॉर्फिक नहीं होते। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो इसमें कहाँ है? बी, बी ऑप्शन हो गया आपका, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। चलो अब नेक्स्ट पे। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सब कुछ चाहिए भाई इसमें तो फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी हो गया, वो इजी था, उसमें कुछ समझाना नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया? हमारे इंडिया में घरों में जो पावर सप्लाई आ रही है वो कितने पे आ रही है? 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम? ये क्वेश्चन देखो, पहले अगर आपने मेरे सेशंस लगाए हुए हैं, है ना, प्रैक्टिस सेशन जो हम करते हैं, अगर आपने वो सोल्व किए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी सोल्व किए। तो देखो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अपने हाईलाइट करके रखा करो, इनको रिवाइज करके रखा करो। तो हमें चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस, हमें चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस कब आता है आपका? जब कॉम्बिनेशन कैसा हो आपका? पैरेलल। तो मतलब आपके पास जो 5 रजिस्टर हैं, जो कितने के हैं? 1/5 ओम के हैं, उन सबको आप पैरेलली कनेक्ट कर दो। ठीक है ना? उन सबको आप क्या कर दो? पैरेलल कनेक्ट कर दो। तो पैरेलल जब कनेक्ट करोगे 1/5, टोटल कितने रजिस्टर्स हैं? 5, तो कितना आ गया हूँ? 1/25 ओम। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1/25 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या लग गया? फर्स्ट। 12th 14th का ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट। क्लियर? तो चलो, पिरामिड शोन हेयर इज बायोमास इन फॉरेस्ट, एनर्जी इन ग्रासलैंड, बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम, नंबर ऑफ। अब देखो ये तो बड़ा ही सिंपल है। बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। आर एनवायरमेंट चैप्टर में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, नंबर किसका क्या है? बायोमास इन फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में बायोमास में क्या होगा भैया? इंक्रीज ही करेगी। एनर्जी का तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्लियर है ना? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो लिख देना, ये सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो फिर से वही आ गया। इन अ फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 50 जूल है, व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? तो भैया प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी आपको मिलेगी? तो देखो T1
फिर T2, T3, T4। 10% लो पे ये क्वेश्चन है। हमारे कह रहे हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हमें 50 मिल रही है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही क्या होता है, प्रोड्यूसर तो यही होते हैं, प्रोड्यूसर्स ही हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। तो इसको क्या कर दो, T2 पे कितनी मिलेगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 500 हो रही होगी। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5000। तो आंसर क्या आ गया आपका 5000। तो सिंपल था, 10% लॉ ऑफ एनर्जी पे था। देखो भैया, अगर आप T4 पे पूछते तो इसका हम क्या कर देते, 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10% पे यहाँ पे 5 जूल हो जाती। अगर आपका ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है तो 10 से डिवाइड करता करो, ट्रॉपिक लेवल कम होता जाता है, कम पे पूछी है तो 10 से क्या करता करो, मल्टीप्लाई करता करो। क्लियर है बेटा? चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। स्टेनस क्लोराइड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज मर्क्यूरिक क्लोराइड टू मर्करी। तो ये क्या है स्टेनस क्लोराइड? अच्छा मेरे को ये बात बताओ, स्टेनस क्लोराइड आपको पता भी है या नहीं पता? कितनों को स्टेनस क्लोराइड के बारे में पता है? स्टेनस क्लोराइड होता है SnCl2, और SnCl2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। और जब ये मरकरी के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां पे आपको ग्रे पीपीटी मिलती है। ठीक है, SnCl4 बनेगा ये, और वो उसकी आपको ग्रे पीपीटी मिलेगी। आई डोंट नो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले थी या नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती है। किसी किसी बच्चे ने कर रखी होगी, किसी किसी बच्चे ने नहीं की होगी। तो असर्शन क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। स्टेनस क्लोराइड गिव्स ग्रे पीपीटी विद मर्क्यूरिक क्लोराइड। हाँ जी, ये ठीक है, स्टेनस क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ग्रे पीपीटी देता है। ठीक है, SnCl4 की। तो रीज़न क्या है? ठीक है, ओके। तो A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। A ठीक है, R गलत है। मैं आपको रिएक्शन भी लिख देता हूँ। SnCl2 प्लस HgCl2 गिव्स SnCl4 प्लस Hg2Cl2। ये क्या होती है? ग्रे पीपीटी होती है। क्लियर? तो ये रिएक्शन है, बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ओके, और भी कुछ रिएक्शन बैलेंस करनी रह गई है, तो मेरे हिसाब से हो गई है। 2 और 4 6 और 2 और 4 6 हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो ये रिएक्शन होती है। अगर किसी को नोट करनी है तो रिएक्शन नोट कर लेना, किसी ने पहले नहीं की, बट याद रख लेना यहाँ से इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जैसे सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा आ गया जिसने नहीं पढ़ा है, तो वो नोट करते रहना। नेक्स्ट अगेन, वेजाइनल पिल्स कंटेन स्पर्मिसाइड। हाँ जी, वेजाइनल, ये कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, वेजाइनल पिल्स, ओरल पिल्स, है ना। तो वेजाइनल पिल्स में स्पर्मिसाइड्स होते हैं। बिल्कुल, स्पर्मिसाइड्स के किस लिए होते हैं? स्पर्म्स को किल करने के लिए। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एंड असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न। ठीक है, तो बोथ A एंड R आर ट्रू। एंड R एक्सप्लेन्स A। रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ कोयल कैरिंग करंट चेंजेस इफ द करंट थ्रू द कोयल इज डबल्ड। हाँ जी, करंट चेंज करने पे आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तो चेंज होगी ना। करंट को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी ही होनी है। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंडेंट ऑन द करंट इन अ कंडक्टर। हाँ ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो बोथ A and R are true and R explains A। एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर हम करंट डबल कर दें, सेशन में कह रहे हैं करंट डबल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। हाँ, रीज़न बता रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो करंट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कन्वर्ट नहीं करते। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके CO2, वाटर, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? इन
ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करते। ये आपके जो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो ली, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ग्रीन प्लांट द प्रोड्यूसर ट्रांसड्यूस सोलर एनर्जी। हाँ, सोलर एनर्जी को तो ट्रांसड्यूस करते ही हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करके ही तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूस करने का मतलब उसको बदलना, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल में या बायोकेमिकल में आपको लिखना चाहते हो, या सिंपली फूड एनर्जी में, जो भी आपको लिखना है वो लिख लेना। तो यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए तो गलत है लेकिन आर क्या है, ठीक है। तो चलो 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, वाई डू मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ सोप इज एडेड टू वाटर, विल अ मिसल बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। तो भैया क्यों बनती है मिसल फॉर्मेशन, क्यों होती है, मिसल्स क्यों बनते हैं जब हम वाटर में ऐड करते हैं सोप को। अब वाटर में, सोप में देखो दो चीज़ें होती हैं, है ना, ऐसी होती है सोप का स्ट्रक्चर। क्लियर है, यहाँ पे बना देते हैं, बाद में मैं हटा दूंगा क्योंकि आपके लिए मैं ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ। अब ये जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ये क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक क्यों होता है ना, क्योंकि वाटर में डिजोल्व ही नहीं हो रहा। ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन की चेन होती है ना, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। अब हाइड्रोकार्बन चेन किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन में ही डिसोल्व होती है, तो इसी के कारण क्या बनता है, मिसल फॉर्मेशन हो जाती है। एक साइड ये डर्ट से चिपक जाएंगे, एक साइड ये वाटर से चिपक जाएंगे और आपकी मिसल फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जब कह रहे हैं कि विल द मिसल फॉर्मेशन बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, कि भैया जब आप सोप को, ठीक है, जब आप इथेनॉल में मिक्स करोगे तो क्या मिसल फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये जो है हाइड्रोफोबिक चेन जो है वो आपकी इथेनॉल में डिसोल्व हो जाएगी, इथेनॉल के में घुल जाएगी ये, ठीक है, मतलब मिक्स हो जाएगी, लाइक डिसोल्व्स लाइक, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। क्लियर, तो वो रीज़न है। वाटर में तो हो जाएगी, मिसल फॉर्मेशन बन जाएंगी, आपका स्ट्रक्चर वो मिसल का बन जाएगा, एक साइड से डर्ट से अटैच हो जाएगा और एक साइड से कहाँ, आपके वाटर से अटैच हो जाएगा। लेकिन इथेनॉल में ऐसा नहीं होगा। तो देखो रीड कर लेते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। द एक्शन ऑफ सोप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप। एक सोप के अंदर हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी होता है। ये आपका हाइड्रोफोबिक हो गया। द एक्शन emulsifies the oily dirt and helps its removal। अब इसी के कारण, हाइड्रोफोबिक एंड के कारण, यही क्या करते हैं, डस्ट को अटैच करते हैं। द टू एंड्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। व्हेन द सोप इज एडेड टू वाटर द आयनिक, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सोप डिजोल्व्स इन वाटर। हाइड्रोफिलिक जो ये एंड है ये आपका ऑयल में लग जाएगा, ये आपका डर्ट के साथ लग जाएगा। द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन में ही डिजोल्व हो गई क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब यही किसके साथ लिंक बना रही है, डर्ट के साथ, तो यही चिपक रही है। और ये जब आप इसको इथेनॉल में डालोगे तो ये डर्ट के साथ थोड़ी चिपकेगी, ये इथेनॉल में डिसोल्व हो जाएगी, है ना। तो देखो हाइड्रोकार्बन जो चेन है वही किसके साथ बना रही है लिंक, ऑयल डर्ट के साथ बना रही है। द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल ओरिएंट टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयनिक एंड ओरिएंट टुवर्ड द वाटर। दिस इज हाउ सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये आपकी ऑयल ड्रॉपलेट थी, है ना, और यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन चेन और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। लेकिन ये इथेनॉल में नहीं बनेगा, ठीक है। इथेनॉल में ये क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज इथेनॉल विल डिसोल्व द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है जो हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है वो इथेनॉल में डिसोल्व हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, एंड लाइक डिसोल्व्स लाइक, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भैया लिख देना। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, है ना। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो सिंपल अभी बायो के क्वेश्चंस हैं, जितना भी है मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ ताकि आप ये नोट संभाल के रख सको, रिवीजन आपकी यहीं से होती रहे। ठीक है ना। सैम्पल पेपर आपके सब अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना और इसी से पढ़ते रहना। सारी की सारी चीज़ें, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, MCQs हमने सोल्व करे हैं, जितने ये आंसर हैं वो सारे लिखे भी हुए हैं। तो पोलिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू फीमेल स्टिग्मा। द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट इज टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये इसका सिग्निफिकेंस है। वन ऑफ द वे दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इज बाय मेकिंग सीड्स। सीड कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। और ये इनमें जो ट्रांसफ़र होगा वो किससे मदद से होता है, पॉलिनेशन से ही होता है। अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर। और ये डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, जब एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो जाए, आपका पॉलिनेशन हो जाए, या दूसरे फ्लावर के अंदर भी हो सकता है। लेकिन ये क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट प्लांट्स हों, एक प्लांट अलग पौधे में है, एक प्लांट कहीं और है, उनके बीच में क्या हो, पॉलिनेशन हो। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही पौधे में जो प्लांट लगा हुआ है उसके सेम फ्लावर पे हो जाए या उसके किसी दूसरे फ्लावर पे हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट प्लांट्स में होगा। ठीक है, दूसरे दो अलग अलग प्लांट्स में होगा। यहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट चाहिए भैया दूर से। ठीक है ना, दूर से आपके गैमेट सेल्स आने हैं तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, विंड चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ भी किसी भी मीडियम से आ सकते हैं। इट डज़ नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। वेरिएशन यहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन ज़्यादा नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि सेम ही तो प्रॉपर्टी है, एक ही तो प्लांट के हैं। तो एक ही प्लांट में एक ही जगह पे है, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो रही हैं दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, है ना। मेल पार्ट के लिए भी फीमेल पार्ट के लिए भी, वो सारे के सारे एक ही एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन कैसे होंगी। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन और अडेप्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। अच्छा खासा वेरिएशन भी हो सकता है। दूसरी चीज़ें, नए कैरेक्टर को वो अडेप्ट भी कर सकता है, नई ट्रेड्स को अडेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है जो दूसरा प्लांट है उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हों। ठीक है, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी अलग होगी। चलो, ये इकोनॉमिकल मेथड है, ये इकोनॉमिकल नहीं है। प्रोजनी वीक होती जाती है यहाँ पे, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे प्रोजनी और ज़्यादा हेल्दियर होती जाती है। रीज़न आपको इस पॉइंट से समझ आ गया। मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ स्टार। सबसे मेन पॉइंट आपका ये, मतलब और भी है लेकिन बहुत ज़्यादा मेन क्या है इसमें, वेरिएशन वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। ये मैं पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ। What are the two phases of photosynthesis reaction? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दो फेजेस क्या होते हैं, या तो ये बता दो या बता दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बता दो। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जाइलम फिलोम, है ना। ये सब अब थ्योरी देख लो आप कितनी ज़्यादा आ रही है और कितनी आसान भी आ रही है। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट दो होते हैं, एक जाइलम एक फिलोम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फिलोम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक पौधा है, अब ये मत सोचना कि सारा का सारा डिफ्यूजन से हो जाएगा, है ना। रूट से भैया टिप तक पानी, पौधे की रूट से टिप तक पानी आप डिफ्यूजन से नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, या ओस्मोसिस से नहीं पहुंचा सकते। ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है। तो इतने यहाँ से रूट से ऊपर तक पानी कौन लेके जाएगा, ये टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसे जाइलम कहते हैं। ये दूसरा क्या होता है, फ्लोम। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दो फेजेस कौन से होते हैं भैया, लाइट रिएक्शन जब सनलाइट की प्रेजेंस में हो, दूसरा डार्क रिएक्शन जब वहाँ पे सनलाइट ना हो। ठीक है ना, ये दो फेजेस होते हैं रिएक्शन के। इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर लाइक ATP। बस आपको ATP याद रखना है। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है आपको, ATP, NADPH, ये चाहे काट दो। इट प्लेस इन थाइलाकोइड ऑफ ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बस इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
लाइट रिएक्शन में सनलाइट की फॉर्म में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और दूसरा क्या रहता है आपका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन भैया जब आपको सनलाइट नहीं अवेलेबल है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या देते हैं, केल्विन साइकिल छोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर असेंबल्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द केमिकल एनर्जी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब ये फोटोसिंथेसिस में आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में कि कैसे होती है। चलो इन्हीं को कहते हैं टू फेजेस। ये यहाँ पे इसलिए लिख के लाए हैं, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बच्चे ना कई बार समझ नहीं पाते टू फेजेस का मतलब क्या है। इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो मेरे से सीख लो, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन तो आपने पढ़ी हुई हैं। जब भी टू फेजेस आते हैं तो आपने इसको लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में बताना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स लिखाते हैं इसमें। मेजर गलती यहाँ पे क्या होती है, मैं लिख भी देता हूँ। मेजर मिस्टेक क्या होती है, you write steps of photosynthesis। अब सैम्पल पेपर करने का मकसद तो यही है ना कि आप गलतियां का भी पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वहाँ पे हमें कौन सी गलती नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों की गलतियाँ ये रहती हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो आपके स्टेप्स होते हैं ना, आप वो लिख के आ जाते हो, तो यहाँ पे वो नहीं लिखने। क्लियर है? तो दोनों रिएक्शन तो आपको आती हैं, लाइट और डार्क। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है जिसकी लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर हाई है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है लेंस से। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर नहीं बताना, साइज ऑफ इमेज आपको बताना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पेन पेंसिल उठाओ भैया अपनी और कॉपी उठाओ और सोल्व करना इसको स्टार्ट करो। चलो पहली चीज़ तो लिखा करो कि लेंस कौन सा आपका कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस याद आते ही सबसे पहली चीज़ क्या लिखो, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो एफ हमारा कितना है, -10 हो जाएगा। यू तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया जाता है, तो -30। हाइट ऑब्जेक्ट की दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। फिर लिखा करो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है क्या, 1/f = 1/v - 1/u। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो, -1/10 = 1/v और +1/30 हो जाएगा। 1/v = -1/10 - 1/30। 30 LCM आ गया, ये कितना हो जाएगा, -3 - 1, तो -4/30। तो ये कितना आएगा आपकी v यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7.5। 7.5 और वो भी किसकी, माइनस की। माइनस मतलब आपकी लेफ्ट साइड में ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ पे एक और चीज़, बुक्स में भी पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये क्या रीज़न है, और कहीं टीचर भी आपको ऐसे ही करा देते हैं, वी नेगेटिव आ रही है तो आपकी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ऐसा नहीं है, वी नेगेटिव आना ये पोजीशन बताता है कि लेफ़्ट साइड में बनेगी या राइट साइड में बन रही है आपकी लेंस के। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, लेफ़्ट साइड में बनेगी। आपको जो नेचर पता लगता है इन्वर्टेड है या नहीं, वो मैग्नीफिकेशन से पता लगता है। कई बार कई बुक्स में भी जो आप हेल्प बुक यूज़ करते हो उसमें भी लिखा आता है कि वी नेगेटिव है तो इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? एक ये गलती मत करना कि वी नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है। चलो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन। क्योंकि मैग्नीफिकेशन पता होगा तभी हमें हाइट का पता लगेगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u। तो v -7.5, u -30, तो ये कितना आएगा, 1/4। तो मैग्नीफिकेशन आपका आ गया 1/4। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, m क्या है, पॉजिटिव है। m पॉजिटिव है तो ये आपको बताएगा इमेज कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। इमेज कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। लेस देन 1 है तो मतलब वो डिमिनिश है। यहाँ से आपको नेचर का पता लगता है।
ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या डिसाइड करती है, नेचर डिसाइड करती है, नेचर ऑफ इमेज। वी के साइन से आपको कुछ नहीं पता लगेगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम। हाइट इमेज की हमें निकालनी है, तो एम इंटू एच नोट 1/4 इंटू 2.5। तो इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.625 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो मिस्टेक यहाँ पे अगेन क्या है, आपको पता लग गई है, v की वैल्यू या u की वैल्यू से आप ये कभी मत बता देना कि इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, वो आपको मैग्निफिकेशन बताएगा। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव सम एग्जाम्पल विद द रीजन ऑफ द इंसेक्टिसाइड दैट आर बैंड ड्यू टू देयर फैटल इफेक्ट्स। भैया कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स बैंड हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, इनसे डेथ भी हो सकती है। कई बार आपने सुना भी होगा, है ना, खेत में दवाई डालते डालते किसान की डेथ होगी। तो बहुत से इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो, जैसे ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, बैंड है इंडिया में ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑन लाइफ। वही मैं बता रहा हूँ, कभी आपने सुना होगा, अगर जिसका बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या गांव में है, तो कई बार ऐसा होता है, और स्पेशली गर्मियों के टाइम पे, है ना, दवाई डालते डालते किसी की डेथ भी हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, वो हार्मफुल पॉइजन्स होते हैं भैया, सिंपल सी बात है। इंसेक्टिसाइड है मतलब इंसेक्ट्स को मारने का ये जहर है, तो वही जहर हमारी बॉडी में भी जाता है जब हम सांस लेते हैं। तो इस कारण से ये क्या है, बैंड है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कंसनट्रेटेड द केमिकल इंक्रीजेज विद द ईच ट्रॉपिक लेवल बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। और हमारी बॉडी के लिए एंड में लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो क्या है, ह्यूमन्स ही आते हैं जो कंज्यूम करते हैं, तो उनमें भी क्या हो रहा है, केमिकल्स जा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओजोन, हाउ इट अफेक्ट्स एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या होती है, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है ना। कई बार अगर यहाँ पे O3 आएगा, ठीक है, O3, ओजोन क्या होता है, O3 होता है एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे भी लिखा आ सकता है। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। वेर नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डायटोमिक होती है, ये क्या होती है, ट्राइएटोमिक होती है, 3 ऑक्सीजन होते हैं इसमें। ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर एरोबिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं भैया, हम सांस ले रहे हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीजन के कारण ही हो रहा है। अच्छा, बायो का फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है भैया, एयर में नाइट्रोजन 78% है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके ऐसा क्या कर रही है जो नाइट्रोजन नहीं कर पा रही, और इसीलिए 21% होने के बाद भी ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना। ये आपने बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन पढ़ते रहा करो, तो आपकी रिवीजन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ओजोन इज़ डेडली पॉइजन भी है। देखो, ओजोन आपको अगर सेफगार्ड भी कर रही है, तो ओजोन आपके लिए हार्मफुल भी है, ठीक है ना। अगर ये हमारे एनवायरमेंटल लेवल पे थोड़ा लो लेवल पे पाई जाती है, तो ये डेडली है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। हायर लेवल पे अगर मिल रही है, कितना, 18 to 26, ये इसका एक सेफ जोन है। यहाँ पे जो ओजोन लेयर मिल रही है वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, वो आपको बचाती है यूवी रे से। हाँ, अगर इसके नीचे भी मिलती है तो वो आपके लिए ठीक नहीं होती। तो दोनों इफेक्ट होते हैं, ओजोन आपको लेयर को बचाती भी है, आपको यूवी रेस से बचाती भी है, लेकिन अगर नीचे आ जाए तो वो क्या है, आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ओजोन जो है वो एक पॉइजन की तरह भी काम करती है, खतरनाक होती है ओजोन। क्लियर है बेटा? तो दोनों इफेक्ट होते हैं, हार्मफुल भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस वी वेयर इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। जब आप भैया मायोपिया से सफ़र कर रहे हो तो आप कौन से तरह के लेंस का यूज़ करते हो? अब यहाँ पे 2 नंबर में है, तो सीधा सीधा अब देखो, इसीलिए ये स्लाइड ना ब्लैंक छोड़ी हुई है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट कॉन्केव लेंस लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपको एडिशनल क्या करके आना है,
इसमें तो देखो क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि वट ऑफ लेंस बिवियर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, आपको रे डायग्राम बना के आना है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ मायोपिक आई एंड इट्स करेक्शन। देखो 3 डायग्राम हम बनाते हैं ना, एक तो नॉर्मल आई जहाँ रेटिना पे इमेज बनेगी, मायोपिक आई जहाँ पे रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी और फिर हम उसको लेंस लगा के करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना के आने हैं, 2 डायग्राम बना के आना, जब जाके आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे कॉनकेव लेंस लिख के आने से 2 नंबर नहीं मिलने वाले। क्लियर है बच्चे? तो आपको ये चीज़ें मुझे बतानी होती हैं, सैम्पल पेपर में ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसीलिए सैम्पल पेपर क्या होते हैं, ज़रूरी होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निकिता टुक जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम मेटल एंड पुट्स ईच मेटल इन कोल्ड वाटर और एंड हॉट वाटर। शी रिएक्टेड मेटल विद स्टीम। स्टीम के साथ भी रिएक्ट करा है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करा है, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करा है। अब हमें बताना है कि कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कौन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो पहला है नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? सोडियम। हाईली क्या है, रिएक्टिव होता है। यहाँ पे कोल्ड और हॉट वाटर और स्टीम से मतलब क्या है ना, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? कोल्ड वाटर मतलब जब हम उसको टेम्परेचर नहीं दे रहे, हॉट वाटर मतलब जब हमने उसको थोड़ा टेम्परेचर दिया, स्टीम का मतलब जब हमने उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, ठीक है। टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, जब जाके रिएक्ट करेगा। कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? सोडियम करता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। विच ऑफ द अबव मेटल रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अरेंज कर दो इनकी रिएक्टिविटी। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि कोल्ड वाटर पे ही कर रहा है। उसके बाद हॉट वाटर पे कौन करा? मैग्नीशियम करा, तो मतलब सोडियम से कम है, लेकिन हॉट वाटर पे ही कर गया है। स्टीम पे लेके जाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी है और ज़्यादा इसको टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन से क्या है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। वैसे कॉपर तो इसके साथ भी नहीं करता, स्टीम के साथ भी नहीं करता। फिर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन कॉपर। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लग गया। तो रिएक्टिविटी देखो, मेटल एंड नॉन मेटल 10 नंबर का आपका चैप्टर आता है, मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करना और पूरा का पूरा पढ़ा भी हुआ है, 10 मार्क्स का ये आएगा। रिएक्शंस लगा लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लगा लो या मेटलर्जी लगा लो, तीनों ही पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर से नॉन मेटल से ही क्वेश्चन है, विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। भैया कार्बन, ये हमने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेशन में भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन। विच इज़ एलॉयड विद एनी अदर मेटल टू मेक अमलगम। मरकरी। विच इज़ यूज टू गैल्वेनाइज जिंक। हुज आर्टिकल एक्सपोज सिल्वर। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आपने प्रीवियस सैम्पल पेपर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं तो सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, या तो किसी ना किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किया होगा या किसी और में किया है, मेरे को याद है। नेक्स्ट है गिव रीजन्स। तो रीज़न दो भाई, रीज़न किसके चाहिए? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी, क्योंकि डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम स्टोर्ड इन अंडर ऑयल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, कोटिंग की जाती है। कार्बोनेट, सल्फाइड और यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये भी हमने किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हम ऑक्साइड से करते हैं क्योंकि वहाँ से ईजी रहता है। लेमन, टर्मरिन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग, टार्निशिंग। कॉपर के वेसल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है ना, किसी एसिड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो लो, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट, शाइनी सरफेस एंड हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। दे आर ऑल्सो मेलेबल एंड डक्टाइल, सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हाईएस्ट डक्टिलिटी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है? लिखना कमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे आपके बाकी सबके रीज़न लिखे हुए हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम स्टोर्ड अंडर ऑयल टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एयर में एक्सपोज कर दो, वाटर से एक्सपोज कर दो, एकदम क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, है ना। तो
नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एटम फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल ओवर इट्स सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर पैटिना। दिस लेयर, ठीक है, अगर किसी को याद आ रही है तो, दिस लेयर प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनीथ फॉर फर्दर कोरोजन। इट इज़ चीप, इजीली अवेलेबल, मेलेबल, डक्टाइल। इसीलिए इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डी कि मेटल ऑक्साइड से ही क्यों करते हैं? क्योंकि आसान है, सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालने से ज़्यादा आसान किससे होता है? ऑक्साइड से निकालना होता है। क्लियर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ सब्सटेंस, लेमन टारमेंट जूस कंटेन एसिड्स। एसिड्स होते हैं जब आप इनको कॉपर पे लगाते हो तो वो क्या कर देते हैं? उसको क्लियर कर देते हैं। एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? वो साफ़ हो जाएगा। वो जो उस पर टार्निशिंग हुई है, एक लेयर बनी हुई है कॉपर की, जो पेटिना बोलते हैं अगेन उसको भी, है ना, ग्रीन कलर की लेयर बनती है। वैसे मैंने आपसे कमेंट में पूछना था, तो चलो, जो वो लेयर होती है वो क्लीन हो जाती है, ठीक है, दोबारा से चमक जाता है आपका कॉपर का जो भी वेसल होता है। ड्रा द रे डायग्राम ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लीव विच ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है? स्टोमेटा से, है ना। तो वो आपको स्टोमेटा बताना है, और स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होती कैसे है ये भी आपको बताना है। तो स्टोमेटा का ये डायग्राम हो गया, और फिर हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं? पानी का निकलना। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? पानी का निकलना। तो इस पर 2 लेयर्स होती हैं स्टोमेटा पे, जो एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सब। और गार्ड सेल्स भी होते हैं। गार्ड सेल्स की शेप कैसी होती है? किडनी शेप्स होती है। और इसके बारे में और क्या चीज़ है? ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। दे आर थिकन नियर द ओपनिंग, द स्टोमेटा रिमेन ओपन इन लाइट एंड क्लोज इन द डार्कनेस। डार्कनेस में क्या हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ट्रांसपीरेशन इनमें होता क्या है? द स्टोमेटा आर द चीप pathway of transpiration through the relative total area of stomatal pore is 1 to 2% of the total area of the leaf. More transpiration takes place through the stomata only. ठीक है, क्यों होते हैं ये यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, आपको बता के आना है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन इनमें होता कैसे है, क्लियर है। और ओपनिंग कैसे होती है और क्लोजिंग कैसे होती है, वो जो वाटर वाला पार्ट होता है ना, वाटर आ जाएगा, ओपन होगा या क्लोज होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिख के आना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे गार्ड सेल के बारे में तो बता दिया है, लेकिन उनकी फंक्शनिंग नहीं बताई है, ठीक है। वो चीज़ आपको इसमें ज़रूर ऐड करनी है। क्लियर है बेटा? तो ये मिस्टेक्स आपको आपकी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को आपको कैसे सुंदर भी बनाना है, और आपकी लैंग्वेज जो है, आप जो लाइंस यूज़ कर रहे हो वो भी पावरफुल होनी चाहिए, टू द पॉइंट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। यहाँ पे पॉइंट से थोड़ा सा हट रहे हैं। इन अ पी प्लांट राउंड सीड इज डोमिनेटेड ओवर द रिंकल, ठीक है। इफ अ क्रॉस इज कैरिड आउट बिटवीन द 2 प्लांट्स, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 प्लांट्स में अगर हम कराएं, इन अ पी प्लांट राउंड सीड इज डोमिनेट ओवर रिंकल, तो राउंड कैपिटल आर, रिंकल को स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। नेम द जीन्स फॉर द ट्रेड्स ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की जो जीन्स होंगी उनकी ट्रेड क्या हो सकती है? अब राउंड सीड डोमिनेट हो रहे हैं, तो चलो इसको नीचे ही लिखते हैं। अगर हमारे राउंड सीड डोमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो भैया ऐसा भी हो सकता है फॉर होमोजाइगस राउंड। और दूसरे पेरेंट की ये हो सकती है होमोजाइगस रिंकल्ड। इन्हीं का क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? पी प्लांट में जब इनका क्रॉस होगा तो राउंड हेट्रोजाइगस आपको राउंड मिल जाएगा। एक गैमेट यहाँ से आया, एक गैमेट यहाँ से आया, आर आर, इनका जब क्रॉस होगा तो ये क्या बना? हेट्रोजाइगस राउंड बना। स्टेट द ट्रेट ऑफ F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन जो हमारी बनी वो क्या बनी? हेट्रोजाइगस राउंड आपकी बनी। राइट द रेशो ऑफ F2 प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द दिस क्रॉस, व्हाट इज द नेम ऑफ द
क्रॉस, ठीक है, सेल्फिंग बोल देते हैं इसको, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं, ठीक है, या सेल्फ क्रॉस करवा दो। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 पेरेंट आए, दोनों ही क्या हैं, हेटेरोजाइगस हैं। यहाँ से आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे। अब वो चीज़ ना आपको लिख के आनी है, ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स लिख के आने हैं। फिर यहाँ पे F2 जनरेशन लिख के आनी है। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी थी, रेशो बतानी थी। तो फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो जो होगी वो फिनोटाइप किसको बताता है, अपीयरेंस को। 3 यहाँ पे राउंड होंगे, 1 यहाँ पे रिंकल्ड होगा, तो 3:1 की रेशो आ गई राउंड एंड रिंकल की। जीनोटाइपिक अगर रेशो निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। जीनोटाइप की कितनी रेशो आपको दिख रही है, 1:2:3, 1:2:1। बच्चों ने याद भी कर रखी होती है ये, है ना, 9:3:3:1 वो भी आपने याद कर रखी होगी, है ना। जब ये तो कौन सा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आपकी रेशो आती है ना 9:3:3:1, वो भी बच्चे याद करके रखते हैं। तो भैया प्रैक्टिस भी कर लेना, 5 नंबर में आ गया तो बनाना भी आएगा। क्लियर है। चलो, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम दैट द पोजीशन ऑफ द स्टार सीन बाय अस इज नॉट अ ट्रू पोजीशन। हमें एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना होता है जब आपका मीडियम चेंज होता है तो आपकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, लाइट की चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है। क्या चीज़ चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और हमें एटमॉस्फेयर से बताना है कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन का क्या कारण है। देखो, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, वो फ्लो भी कर रही हैं, तो कहीं पे गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे डेंसिटी कम हो सकती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है। और आप स्पेस में चले जाओ, हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओ, वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, कोई गैसेज नहीं फ्लो कर रही, आपका खाली बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम आप इसको बोल सकते हो। तो एक जगह पे कुछ भी नहीं है, एक जगह पे बहुत सी गैसेज हैं, तो वहाँ से जब लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब इन्हीं शब्दों को लिख के लेके आए हैं आपके लिए। द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कोज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैविंग, देखो अलग अलग लेयर में अलग अलग क्या होती है, डेंसिटीज होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट फ्रॉम द स्टार इज रिफ्रैक्टेड एज इट लीव स्पेस। भैया यहाँ तक अगर आपका एटमॉस्फेयर है तो ऊपर क्या है, स्पेस है। स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, आप ये बोलो। यहाँ पे तो फिर भी क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। अर्थ की यहाँ पे तो क्या है, गैसेस हैं। अब यहाँ से जब लाइट आ रही है, यहाँ से जब लाइट आ रही है, अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, ये खाली आ रही थी, अब यहाँ पे भर गया है, तो ये क्या है, रेयरर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर में आएगी तो क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपकी आंखों में तो यहाँ से आ रही है, जबकि स्टार की पोजीशन आपको क्या लगेगा, स्टार तो भैया यहाँ पे है, ठीक है ना। आपको तो ये लगेगा स्टार यहाँ पे है, एक्चुअल में वो है कहाँ पे, यहाँ पे। एक्चुअल पोजीशन इसकी ये रही, आपको जो दिख रही है एपरेंट वो ये है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हो। क्यों क्यों हुआ ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। देखो सिंपल सी बात है, अभी आपके 10th लेवल तक मैं आपको कह देता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की एपरेंट पोजीशन दिखाई दे, वो रिफ्रैक्शन के कारण ही है, बस। इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आपको एपरेंट पोजीशन दिखाई दे तो वो रिफ्रैक्शन के कारण है बेटा। चलो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वायर जिसकी लेंथ दी हुई है 2 मीटर। अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, यूनिट चेक किया करो कि सारी की सारी यूनिट सेम है या नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर है, वेरी गुड।
रेजिस्टिविटी रो 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो चलो कन्वर्जन की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी सब क्या है मीटर में है, तो आर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो रो एल अपॉन ए, रो 2.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल 2 डिवाइडेड बाई 1.55 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना हो गया 5.6 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.55 इंटू 10⁻⁻6। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आपका आएगा, है ना, 3.5, तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। ठीक है, तो और सेकंड क्या पूछा हुआ है, वायर एलॉयज प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं भैया, पहले तो ये चीज़ देख लो, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, मेटल और मेटल को मिलाओ या मेटल प्लस नॉन मेटल को मिलाओ तब आपको क्या मिलते हैं, एलॉयज मिलते हैं। एलॉयज आपको कैसे मिलेंगे, मेटल प्लस मेटल एंड मेटल प्लस नॉन मेटल। किसी मेटल के अंदर दूसरा मेटल मिला दो, मिक्स कर दो, या मेटल के अंदर कोई नॉन मेटल मिला दो, तब आपको क्या मिल जाते हैं, एलॉयज मिल जाते हैं। क्यों यूज़ किया जाते हैं प्योर मेटल्स के अलावा, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। देखो जब आप एलॉय बनाते हो ना, आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाती हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एलॉयज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हमें हीटिंग डिवाइसेस में तो हमें रेजिस्टेंस ही तो चाहिए ना बेटा ज़्यादा, तो हम ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करेंगे जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो, और मेटल से ज़्यादा किसकी है, एलॉयज़ की है। तो इसीलिए वहाँ पे एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी जो क्वेश्चन आता है, क्या होता है, ये हीटर जो होता है ना, पुराना आपका जो हीटर होते हैं गोल से वाले आपने देखा होगा, और उसमें ऐसे कोइल्ड रहती थी, ये ऐसे कोइल्स बनी होती थी। तो इसमें ये जो वायर है ये किसकी यूज़ की जाती है, ये वायर कौन सी होती है, ये नाइक्रोम वायर होती है। ये कौन सी वायर होती है, नाइक्रोम की यहाँ पे वायर यूज़ की जाती है। नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है। अब नाइक्रोम किसका एलॉय है, मेरे को कमेंट करके बता दो, पता चल जाएगा आपने प्रीवियस सेशन देखे हैं या नहीं देखे। ठीक है, तो ये सब आपने डिस्कस किया भी हुआ है, तो इसीलिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ऑफ 100 ओम्स, टोस्टर है 50 ओम्स का, वाटर फिल्टर है 500 ओम्स का, आर प्लेस्ड टू ए 220 वोल्ट सोर्स, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इसी सोर्स से अगर आप एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर दो, दैट टेक्स एज मच करंट एज द 3 अप्लाइंसेज, जितना ये तीनों करंट ले रहे हैं उतना वो अकेली लेगी। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये तीनों जितना मिलके ये करंट ले रहे हैं उतना ही करंट अगर वो इलेक्ट्रिक आयरन ले अकेली तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना इन तीनों का है। इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या कर दो, ऐड कर दो। इन तीनों के रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ऐड कैसे करना है, 100 + 50 + 500 ना, ऐसे ऐड मत कर देना भैया, क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं घर में वो कैसे लगे होते हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल्दी लिखता हूँ मैं, क्या होते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप इनका जो टोटल करोगे वो पैरेलल के हिसाब से करना। तो यहाँ पे 500 एलसीएम आ गया, 5 + 1 + 10 16/500। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आयरन के लिए, 500/16 ओम्स। क्लियर है, तो ये कुछ कितनी आ सकती है, वन ज़्यादा सोल्व करोगे 125/4, और इसको और छोटा आप सोल्व कर लो। व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, करंट इसमें से कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, I = V/R, I = V/R।
वी कितनी है 220, रेजिस्टेंस कितना आ गया, कितना आया था हमारा 125/4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट का टीवी है जो 1 घंटे के लिए आप चला रहे हो, या 1200 वॉट का टोस्टर है जिसको आप 10 मिनट के लिए चला रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास 250 वॉट का टीवी है जिसको आप 1 घंटे के लिए रन कर रहे हो, और या फिर हमारे पास 1200 वॉट का टोस्टर है जिसे आप 10 मिनट के लिए चला रहे हो। कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो इसकी पावर 250 वॉट, अब वॉट है यहाँ पे आर में है तो इसको सेकंड्स में चेंज करो, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। और सिमिलरली यहाँ पे भी पावर इनटू टाइम, पावर 1200 वॉट, 10 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए 600 सेकंड्स, तो यहाँ पे तो 72,000 इतने जूल्स ये क्या खा रहा है, एनर्जी खा रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 750 प्लस 150 900, और ये 30 ये आ गई। ठीक है, ये रफ वर्क था। तो ये इतने जूल, तो भैया कौन ज़्यादा खा रहा है एनर्जी, टीवी आपका ज़्यादा खा रहा है। तो 250 वॉट टीवी विल कंज्यूम मोर एनर्जी, विल कंज्यूम मोर एनर्जी। तो फॉर्मूला बेस था खाली, गलती आपसे होने के चांसेस वही हैं कि आप इसको आवर्स में या मिनट्स में रखो, आप इसको सेकंड्स में ना चेंज करो जल्दबाजी में। देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं सर हम कर लेंगे, जब आप पेपर में बैठोगे ना 3 घंटे, तो वहाँ पे थोड़ी नर्वसनेस भी होती है ना। कई बार दिमाग में आता है यार ये मैं पढ़ के आ जाता, ये मैं छोड़ के क्यों आया, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, तो उसके कारण भी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे सोल्व करते वक्त अभी आपको लग रहा है घर पे बैठ के सोल्व कर रहे हो तो नहीं होएंगी कि सर आप ये क्या कह रहे हो, ऐसी मिस्टेक थोड़ी करता है कोई। लेकिन जब आप पेपर में होते हो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है आपके पास, आप नर्वस हो सकते हो, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में 2 घंटे 40 मिनट का टाइमर लगा के आप पेपर सोल्व किया करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कंपेयर द सोप्स एंड डिटर्जेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। तो भैया सोप तो हार्ड वाटर में रिएक्ट ही नहीं करती है ना, क्लीनिंग एक्शन इतना होता ही नहीं है। डिटर्जेंट अच्छे से काम करते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होता है हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करते हैं। वट हैपन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे, ये रिएक्शन है इथेनॉल की, डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड बनेगा। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये प्रीवियस उसमें किया था। नेम द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आप नाम लिख दो, क्या है ये। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, तो जल्दी से लिख सकते हो ना। इसका ये आपके लिए होमवर्क है, नोमेनक्लेचर। बाकी चलो मैं करा देते हैं। ड्रा द पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O एंड गिव देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपका होमवर्क है। ठीक है, कुछ तो आप काम करो। चलो, सोप्स डिटर्जेंट ये आपके लिए लिखे हुए हैं। सोप्स क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड होते हैं, और ये सल्फोनेट सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, अमोनियम या सल्फोनेट सोल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। यहाँ पे Ca2+ Mg2+ हार्ड वाटर में जो होता है वो काम नहीं करने देता, वो एक झाग इनको नहीं बनाने देता, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर के साथ भी और हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो कंपोजिशन भी हो गई, ये क्लीनिंग एक्शन हो गया। क्लियर है। व्हाट हैपन टू द इथेनॉल, अब इथेनॉल के साथ क्या होगा, इथेनॉल के साथ क्या होगा जब आप उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे। तो इथेनॉल C2H5OH प्लस Na, क्या हो गया यहाँ पे C2H5ONa प्लस H2 गैस आपकी निकल जाएगी, ये क्या होगा सोडियम इथोक्साइड। अब यहाँ पे इथेनॉल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, इथेनॉल का क्या हो गया है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दी हमने निकाल दी, ऑक्सीडेशन विद मेटल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये लास्ट वाले में किया भी हुआ है।
चलो फिर से भी आपको बता देते हैं। साइक्लोहेक्सेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन होंगे, एन का मतलब है सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, बाकी जो हाइड्रोजन है वो लगा दो। ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछली बार ना, शायद मेरे को याद आ रहा है, मैंने बॉन्ड लाइन ही बना दिया था। पिछली बार हमने बस ऐसे बना दिया था, ऐसे छोड़ दिया था। पता नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए थे या नहीं लगाए थे। अब आपके टीचर इसको माने या ना माने, तो आप इसके लिए ऐसा बना सकते हो जिसमें बॉन्ड लाइन नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। कंपाउंड का नाम आपको लिखना है पॉसिबल आइसोमर ऑफ C3H6O। अब ये चलो फिर मैं ये कराता हूँ आपको। C3H6O के पॉसिबल आइसोमर्स क्या बनेंगे। C3H6O। अब बेटा इसके पॉसिबल आइसोमर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जो हैं फंक्शनल आइसोमर्स आपने पढ़े हैं, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन वाला, या तो ये क्या हो सकता है, ये एल्डिहाइड होगा। हम फंक्शनल आइसोमर के बेसिस पे करेंगे, एल्डिहाइड हो सकता है, या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल आइसोमर कौन सा होता है, कीटोन होता है। ठीक है, ये ऐसे लग सकता है बेटा, C3 एल्डिहाइड में, ये कीटोन में आपको पता है ग्रुप कहाँ आता है, बीच में आता है। ठीक है, C3H6O। अब इसके और भी फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं, मतलब और भी फंक्शनल आइसोमर्स कह रहा हूँ, आइसोमर्स इसके और भी ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन आप ये दो आंसर कराओ कि फंक्शनल आइसोमर के बेसिस पे एक ऑक्सीजन वाले के क्या होते हैं, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, इसका नाम लिख के आओगे तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेनल, और इसका क्या हो गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो आप ये लिख के आ सकते हो। वाई आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और कंसिडर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल इन्हें क्यों कहते हैं भैया, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स चाहिए, है ना। अब इनमें सिंगल पेरेंट में ही हो रही है, तो सिंगल पेरेंट में किस में होती है, असेक्सुअल में होती है। तो विद नीट डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ओके, प्लेनेरिया में बताओ। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, या तो ये वाला कर दो 5 नंबर का, ये करो, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, सन से जहाँ लाइट आ रही है, ये फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है ना, ये फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। कौन सा हार्मोन यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन होता है। विच हाउ दिस प्लांट हार्मोन ब्रिंग दिस मूवमेंट। अब ये ऑक्सीजन इसमें कैसे मूवमेंट करा रहा है वो आपको लिखनी है। तो ये तो थ्योरेटिकल है कंप्लीट। तो ये लो भाई, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। एक ही पेरेंट चाहिए, इसीलिए मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो इसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्लेनेरिया में दिखाना है। ठीक है, तो प्लेनेरिया, ये आप इसको कहीं से भी कट कर दो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे भी कट कर दो, ये दोबारा से पूरी की पूरा। अब यहाँ पे एक पार्ट ये क्या हो गया था, सिर्फ इतना पार्ट छोड़ा था, इसने पूरी की पूरी नीचे की बॉडी बना दी। ये बीच वाला पार्ट ने ऊपर की हेड भी बनाया, टेल भी बनाई, नीचे से टेल ने पूरी की पूरी मिडल बॉडी भी बनाई और हेड भी बनाया, और 3 आपको प्लेनेरिया मिल गए। नहीं, ठीक है, तो प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हर एक पीस से आपको क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं रीजनरेशन में। आपको पहले भी प्रैक्टिस सेशन में मैंने बोला है, अब भी दोबारा बोल रहा हूँ, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों में तो डिफरेंस आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये लार्ज नंबर में क्या होते जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते रहते हैं, तो इनसे आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बन जाता है। क्लियर है। और ये रहा आपका और वाला पार्ट, जो उसमें एक्टिविटी थी कि उस फोटो में क्या हो रहा था, फोटोट्रोपिज्म हो रहा था, मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में वो अपनी मूवमेंट कर रहा था। जिस साइड से विंडो से लाइट आ रही थी, उसी साइड इसकी क्या हो रही थी, ब्रांचेज मूव कर रही थी। ठीक है, ये सीधा डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है ना,
ये ऐसे इसकी ग्रोथ नहीं हो रही ऊपर की साइड, ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, क्यों? सनलाइट आपकी वहाँ से आ रही है। तो ऐसे मोमेंट को क्या कहते हैं, जो लाइट के रिस्पॉन्स में है वो फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, तो अब ये पूरा का पूरा रीजन लिखा हुआ है, प्लांट शो देयर ग्रोथ टुवर्ड लाइट एंड दिस मोमेंट इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। मेरिस्मेटिक टिश्यू, अब ये क्लास 9th में थे, विच इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट, रूट एक्सेट्रा, यहाँ पे होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन इज सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ स्टेम, मूव टुवर्ड द साइड ऑफ द प्लांट, नॉट रिसीविंग लाइट। ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन हार्मोन इन द रीजन ऑफ द प्लांट दैट डज नॉट रिसीव लाइट, they grew faster than the part that receive light, so the stem bent toward the direction of light। ये आपका क्लियर आपकी वर्किंग लिखी हुई है कि ऑक्सीजन से कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला अभी हमने किया था। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसकी कन्वेंशंस लिखो, साइन कन्वेंशन लिखो और अजम्पशंस लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर 5 नंबर में आया हुआ है, साइन कन्वेंशन 5 नंबर में आई हुई है, ठीक है, और डिफरेंस आया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो बहुत मज़े हो जाएंगे यार, है ना। तो लेंस फॉर्मूला इन्होंने नहीं लिखा है, लेंस फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। कि अगर u क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, f क्या है फोकल लेंथ है। तो ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। द फॉर्मूला इज़ इक्वली कैपेबल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या किसी भी टाइप के आप लेंस के लिए लगाओ। और भी टाइप के लेंस क्या होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, बहुत से होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। साइन कन्वेंशन भैया लेफ्ट साइड में है नेगेटिव लेना है, ऊपर है पॉजिटिव लेना है, राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेना है, ये सब चीज़ें आपकी साइन कन्वेंशन में आ जाती हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बता दो, ठीक है। एक अंदर की तरफ इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है, एक रियल इमेज बनाता है, ठीक है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, सारी तरह की इमेज बना सकता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स सिर्फ आपको क्या देगा, वर्चुअल इमेज देगा और छोटे साइज़ की देगा, ये आपको हर एक साइज़ की इमेज दे सकता है, ठीक है, सेम साइज़ की भी दे देगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी दे देगा, ऑब्जेक्ट से छोटी भी दे देगा, है ना। और एंड में आप इसके क्या लिख सकते हो, यहाँ पे यूज इज़, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, एग्जांपल के साथ कि आपका रियर व्यू में कहाँ पे यूज़ होता है, सोलर में यूज़ होता है, कौन सा मिरर, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो एक दो आप एग्जांपल भी इसमें लिख के आ सकते हो, 5 नंबर में है और लिख के आना ही है, ठीक है, 100% आपको यूजेस लिख के आने हैं, एग्जाम्पल लिख के आने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। तो क्वेश्चंस के आंसर करो। चलो, कुछ कंपाउंड्स हैं जो 3 ग्रुप में डिवाइडेड किए हुए हैं। ग्रुप ए लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स। ग्रुप बी को टोमेटो जूस दिया हुआ है, कॉफ़ी जिंजर जूस दिया हुआ है। ग्रुप सी को हाइड्रोक्साइड सोडियम, लाइम वाटर वगैरह दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइड विच ग्रुप इज और आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7। किसकी लेस देन 7 होगी और किसकी ग्रेटर देन 7 होगी। तो लेस देन 7 मतलब जो एसिड्स ये सारे के सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के पास क्या हैं, एसिड्स ही हैं। और ग्रुप ए ग्रुप बी के पास एसिड हैं, ग्रुप सी के पास क्या है, बेस हैं। तो ग्रुप सी की मोर देन 7, ग्रुप ए और बी की लेस देन 7। लिस्ट द 2 वेज टू डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। भैया पीएच पेपर ले लो या इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लेन वाई द सोर्स सब्सटेंसेस सच एस लेमन और जूस आर इफेक्टिव इन क्लीन। ये पहले भी ऑलरेडी डन, ये हम पहले भी कर चुके हैं इसी पेपर में। तो ये लो, ग्रुप ए बी लेस देन 7, ग्रुप सी ग्रेटर देन 7। पीएच पेपर ले लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लो। कॉपर वेसल्स बेसिक कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके इनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर से वही एक्टिविटी आई है, लेकिन इसमें क्या अलग है, इसमें यहाँ पे जियोट्रोपिज्म आपका पूछा हुआ है, 4 नंबर में आई है। ठीक है, तो सेम अगेन आंसर यहाँ पे लिखा भी आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम केस स्टडी पे, लास्ट केस स्टडी हमारी। तो ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से आपकी केस स्टडी है। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इट। भैया अगर मैग्नीट्यूड आपके करंट का सेम रहे
तो लार्जेस्ट डिफ्लेक्शन कब होगी? जब उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम। लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट कब होगी? व्हेन फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। और फोर्स मैक्सिमम कब होता है? जब जो ये ए बी रोड है ये कैसे हो? परपेंडिकुलर। ये कैसे रखी हो? परपेंडिकुलर रखी हो। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर ए बी। ए बी के फोर्स निकालने के लिए रूल्स कौन सा है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, FBI एजेंट बन जाओ, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। U shaped magnet is held vertically and the aluminum rod is suspended horizontally with its end toward the B due north. Then on passing the current from B to A as shown in which direction displays. Again Fleming के left hand rule से आप निकालो. Name two devices that use current carrying conductors and magnetic field. Okay. Draw the pattern of the magnetic field line produced around a current carrying conductor held vertically horizontally on the cardboard. ये already done है, हमने पिछले उसमें पेपर्स में किया हुआ है. Indicate the direction of the magnetic field line as well as the direction of the current flowing through the conductor. तो ये भी आपके लिए दोबारा क्या हो गया? होमवर्क हो गया, क्योंकि ये हमने किया हुआ है. ठीक है, सर्कुलर कोयल से ये हमने किया हुआ है. तो चलो, बाकी इसके आंसर लिखे भी हुए हैं यहाँ पे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है दोनों क्वेश्चन में. और यहाँ पे राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर. जब आप रोड को रखोगे तब आपका क्या होगा? फोर्स मैक्सिमम होगा. अगर इसको किसी में दिक्कत आ रही है, किसी को यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ अपनी थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली थ्योरी ही यूज़ की हुई है आपकी. और 3 से 4 या 5 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ पड़ा है. यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ नहीं देखना. नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया होता है. तो भैया जाके देखो, अपना पेपर है, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे अच्छे नंबर लेके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ. ओके, चलो, तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. इसी के लिए थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए. और जाते जाते शेयर कर दो और लाइक कर दो. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.